तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने 45 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिए थे। अब हम 45 से आगे लगभग हमारे पास टोटल 66 क्वेश्चंस हैं, तो 21 क्वेश्चंस के समथिंग और बचे हैं, तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा लास्ट तक। और जो नीट का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सॉल्यूशन चल रहा है, ये सीरीज चल रही है, इसका मजा लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सीधा बिना टाइम को वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 46 पे क्या कह रहा है भैया कि पोटेंशियल दिया हुआ है। ये कुछ जो लास्ट क्वेश्चन हमने कराया था ना, उसके मोर और लेस सिमिलर ही है ये, कि हमें पोटेंशियल दिया हुआ है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है 2 कूलम चार्ज पर और इतने पॉइंट पर। तो देखो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर वो होता है किसी Q चार्ज को अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख दूं तो उस पर लगने वाला फोर्स हो जाता है F इक्वल टू क्यू ई। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है, हमें पोटेंशियल की टर्म में अगर मैं लिखूं तो डेल V बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल V बाई डेल वाई जे कैप और माइनस डेल V बाई डेल जेड के कैप। कहने का मतलब है जो v का जो फंक्शन दिया है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। पहले x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 6 बाई माइनस साइन तो फॉर्मूले में होता है, और 8x का हो जाएगा माइनस 8y, बाकी x के टर्म है नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस, अब इसी का y के रेस्पेक्ट में करना है। ये जो फंक्शन है ना यहाँ पे जो दिया है, इसी का हमें बार बार क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, 6x का जीरो हो जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस 8x, और इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे माइनस 8, और 6yz का करेंगे तो प्लस का 6z आ जाएगा और साथ में आएगा j कैप, और माइनस अब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो शुरू की 3 टर्म में z है नहीं, उनका जीरो, तो लास्ट वाली टर्म में आ जाएगा 6y और साथ में चलेगा यहाँ k कैप। अब मैं निकालना चाहूँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आता है ना, ये वेक्टर फॉर्म में आता है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे क्योंकि आई जे के कैप आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कौन से भाई 1 1 1 पर पूछा है, तो सबकी जगह 1 1 1 रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो 6 में से 8 या माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप, और ये देखो 1 1 1 रखना है तो माइनस 8 और माइनस 8, 16 में से 6 गया, माइनस का 10, बाहर माइनस लगा तो प्लस का 10 जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 6 के कैप। ऐसा कुछ आ रहा है। अब हमें फोर्स निकालना है। फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो हमें आई जे के की फॉर्म में निकला है, लेकिन ऑप्शन हमारे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा। ठीक है भाई, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आने वाला है दैट इज 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 140 अंडर रूट का। तो अब हम इजिली यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास क्यू ई, क्यू हमें 2 कूलम दिया हुआ है और ई हमारे पास अंडर रूट 140 है। तो इसको देखो अंडर रूट 35 की टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं हम। 2 इंटू 140 को लिखा जा सकता है 35 गुना 4, क्योंकि 30 चौका 120 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 रूट 35, और यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन। तो दिस विल बी फोर्स। उन्होंने यूनिट नहीं दिया, क्या यूनिट नहीं दिया, यहाँ पे न्यूटन भी आना चाहिए। यहाँ लगा देते हैं, शायद कोई मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ न्यूटन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, वही V है और E हमें निकालना है। तो देखो E निकालने के लिए फिर से वही हमारे पास भाई एक ही फॉर्मूला है V से E निकालने का, डेल V बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल V बाई डेल वाई जे कैप और माइनस डेल V बाई डेल जेड के कैप। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है ये जो फंक्शन दिया है इसका।
तो सबसे पहले करेंगे फर्स्ट टर्म का, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाए। देखो माइनस साइन तो एक तो फॉर्मूले में आता ही है हमारे पास, इंक हम व्हाइट ले लेते हैं, हाँ एक माइनस साइन तो फॉर्मूले वाला और एक माइनस इसमें लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में। सेकंड टर्म का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जेड क्यूब, और इसमें तो है नहीं एक्स वाली टर्म, तो ये हो जाएगा आई कैप, माइनस वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और सेकंड टर्म में है नहीं तो ये हो जाएगा जे कैप, और माइनस में जेड वाला करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड टर्म में जेड है नहीं, केवल माइनस एक्स जेड क्यूब में, ये हो जाएगा माइनस 3x और जेड की पावर एक कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा के कैप। अब देखो माइनस माइनस सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 2xy माइनस जेड क्यूब के साथ आई कैप। आ रहा है क्या भाई? हाँ भाई, फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप और प्लस 3x जेड स्क्वायर के कैप यहाँ पे होने वाला है। तो हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन में हमारे सारे जो कोफिशिएंट है आई जे के वो मैच हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो अगर हम कोई भी चार्ज ले लें, मान लो मैंने यहाँ पे प्लस एक चार्ज ले लिया है, पॉइंट चार्ज है, तो हमें पता है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, आउटसाइड बाहर की ओर। अगर नेगेटिव ले लेंगे तो टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो सिमेट्रिक होती है इस प्रकार से, ठीक है। तो डायग्राम थोड़ा ऐसा ही है। अब इस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाना चाहूँ, पोटेंशियल सरफेस बनाना चाहूँ, तो देखो क्या होने वाला है, वो जो पोटेंशियल लाइंस बनेगी या पोटेंशियल सरफेस बनेगा वो सिमेट्रिक बनने वाला है, ठीक है। अगर मैं ऐसे और बनाना चाहूँ, एक और अगर हम बनाना चाहें सरफेस, तो ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि चार्ज से। तो यहाँ से हमें पता है, कॉन्सेप्ट हमें मालूम है कि जो पोटेंशियल जो सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि ये वाला जो सरफेस है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं भाई। तो ये सरफेस है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस वाली डायरेक्शन में। दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरी में, नोट्स में, हर जगह हर कोई बताता है इसको। तीन चार्जेस दिए हुए अगले क्वेश्चन में, x बराबर ए, y बराबर ए, z बराबर 0 पर रखा है। दूसरा चार्ज x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। अब देखो x बराबर 0 और z बराबर 0, यहाँ भी x बराबर 0 है, यहाँ भी z बराबर 0 है, यहाँ भी x बराबर 0, z बराबर 0। अच्छा, यहाँ x से आ गया z 0, तो z तो 0 ही है तीनों में, तो हम एक्स वाई प्लेन में डायरेक्टली बात कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना चाहूँ इस प्रकार से, ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया और दूसरा इधर हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। जो चार्ज क्यू है प्लस क्यू वो रखा है y बराबर ए पर, तो y बराबर ए यहाँ कहीं होने वाला है, यहाँ पर चार्ज रखा है हमारे पास प्लस क्यू। दूसरा चार्ज है -2q, वो रखा है ओरिजिन पर, तो यहाँ पर हम रख देते हैं भैया -2q। और एक तीसरा चार्ज है प्लस q, वो रखा हुआ है हमारा कहाँ पे भाई, x बराबर a पर। तो x बराबर a पर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस q, ये वाला प्लस q ले लेते हैं। अब देखो तीन चार्ज का सिस्टम है और डाइपोल मोमेंट के बारे में हमसे पूछा गया है, डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर है। तो देखो डाइपोल जो होता है वो दो सिमिलर चार्जेस से बना होता है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों का जो नेचर है वो अपोजिट हो। तो यहाँ पे -2q को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, एक -q इस वाले प्लस q के साथ जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और एक -q प्लस q वाले के साथ जो हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ऐसे इसको हम देखेंगे। तो भाई क्या होने वाला है, जो ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डाइपोल बनेगा -q प्लस q, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, भाई माइनस से प्लस होती है तो उसका डाइपोल मोमेंट सपोज हम p ले लेते हैं। और जो दूसरा बनेगा -q से प्लस q वाई एक्सिस के अलॉन्ग, उसका डाइपोल मोमेंट इस वाली डायरेक्शन में होगा, उसको भी हम p ले लेते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। तो जो नेट जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो हमारा कुछ इस वाली डायरेक्शन में आएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट होने वाला है 0,0। अगर z की बात करूं वो भी 0 ही होगा, उससे कोई मतलब है नहीं। और जो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा ये इस वाले
एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाएगा। यानी कि यहाँ पे जो इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सिमिलर होंगे। A, ले सकते हो उनको, B, ले सकते हो। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x बराबर a, y बराबर a, ऐसा करके कुछ दिया हुआ है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम सपोज A, ले लेते हैं। ये दोनों सिमिलर होंगे, y बराबर x वाली लाइन है। तो जो P नेट आएगा ना इस वाली डायरेक्शन, वो कितना आएगा, P अंडर रूट 2, हमें ऑलरेडी पता है। और P की वैल्यू हो जाएगी चार्ज, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच का सेपरेशन है a, और ये हो जाएगा रूट 2। और अलोंग द डायरेक्शन y बराबर x। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखूं, यूनिट वेक्टर लिखूं मैं, तो लिखा जाएगा i कैप प्लस j कैप और डिवाइडेड बाई रूट 2। तो ये डायरेक्शन दी जाएगी इस वेक्टर के अलोंग। तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने डायरेक्शन ऑलरेडी बना के दे रखी है, जो ऑप्शन नंबर 2 है ना हमारा, उसमें ओरिजिन से x बराबर है y बराबर है की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड है और ये उसका डायरेक्शन उन्होंने दिया हुआ है कि इस लाइन के अलोंग होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, यानी कि P दिया हुआ है। तो भैया P उसका लिख लेते हैं एक बार। डाइपोल मोमेंट है 16 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट है, ऐसा यूनिट यही होता है। अच्छा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम द डाइपोल सिचुएटेड ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना हमें एट ए पॉइंट 6 मीटर फ्रॉम द डाइपोल। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, V बराबर लिखा जाता है KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर करके दिया जाता है, कि किसी भी r डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पे। तो वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं सीधी। K की वैल्यू कितनी होती है भाई, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁻⁹। P हमें दिया हुआ है 16 गुना 10⁻⁻⁹। और cos थीटा एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है, तो cos 60 हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और अपॉन में r स्क्वायर यानी कि 0.6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻2। भाई पॉइंट हटाएंगे तो 10⁻⁻2 लगेगा। तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो 10⁻9 से तो 10⁻9 गया, वेरी गुड, अच्छी कैलकुलेशन है। 9 4 जा 36 और 4 दूनी 8 और 8 से 16 दो बार कट जाएगा, 10⁻2 ऊपर चला जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻2 यानी कि 200 वोल्ट हमारा फाइनल आंसर आएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, अच्छा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ए पॉइंट Q लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वी इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P if the distance of Q from the dipole is R। तो वही है द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है किसी भी डाइपोल मोमेंट पे, और कहां पर पूछा है इन्होंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो अगर मैं कोई भी डाइपोल यहाँ पे बनाऊं, ये हमारे पास कोई भी डाइपोल होता है, डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक -Q होता है और दूसरा हमारे पास +Q होता है, और ये दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन ले लेते हैं हम, 2a जैसा कुछ सेपरेशन होता है ये। तो अगर मैं इसकी एक्सियल लाइन यानी कि इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो वो इस वाली डायरेक्शन में होगा, और इसका फॉर्मूला होता है 2kp अपॉन r3। ठीक है, P इसका डाइपोल मोमेंट है। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो प्लेन है, जो इसकी एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर है, इस प्लेन की बात करूं तो इस प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन ये वाली होती है, ठीक है ना। और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इसका जस्ट हाफ होता है नीचे वाले का, तो होता है KP/R3। उसमें 2 नहीं आता है। डायरेक्शन में एक माइनस लगा देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लगाया नहीं क्योंकि डायरेक्शन को मैंने एरो से बता दिया। यहाँ केवल मैंने मैग्नीट्यूड्स लिखे हैं, डायरेक्शन मैंने एरो के थ्रू बनाई हुई है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, P के प्रोपोर्शनल है और R3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R3 बोल सकते हैं, या इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁻³ भी बोल सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ।
इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज दिस, इट एक्सपीरियंस टॉर्क। अब देखो भाई, टॉर्क का हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टॉर्क बराबर क्या होता है, P क्रॉस E। यानी कि अगर हमें डाइपोल मोमेंट पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, तो टॉर्क वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। क्रॉस हटाएंगे तो P का मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड और इनटू क्या आ जाएगा भाई, साइन थीटा। कितना दे रखा है भाई टॉर्क, हमें 4 दे रखा है, तो 4 बराबर आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट होता है कोई भी एक चार्ज और उनके बीच का लेंथ Q इंटू एल। ई की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁵ प्लस का 5 है भाई, और साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/2, 30 डिग्री है ना। लेंथ भी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो चार्ज हमसे पूछा है तो वैल्यू उठा के रख देते हैं। पहले थोड़ा सिंपल आउट कर लेते हैं इसको, तो 10⁵ उधर चला जाएगा। तो कहने का मतलब है Q इंटू एल हमारे पास आ गया 4 इंटू 10⁻⁻5, तो Q बराबर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई L। अब लेंथ दे रखी इन्होंने 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻², तो कैंसिल आउट होके 2 और ये 10⁵ इनका जब फैसला होगा तो 10⁻³ आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻³ कूलम, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 मिली कूलम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन आई थिंक यहाँ पे रॉन्ग है, ये मैं करेक्ट करना भूल गया ऑप्शन यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। और इसमें जो माइक्रो है ना, उसकी जगह कट करके हम लिख लेंगे मिली कूलम, तो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। माइक्रो में नहीं आएगा आंसर, मिली में आएगा इस क्वेश्चन का। तो नीट का PYQ था, सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट हमसे फॉर्मूला पूछा है भाई, इक्वेटोरियल प्लेन आर। अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इक्वेटोरियल प्लेन के लिए क्या होता है, दिस विल बी गिवन बाय KP/R³। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्वेटोरियल प्लेन में जो डाइपोल मोमेंट होता है उसके जस्ट अपोजिट होती है, तो इसलिए कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। तो K की वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो ये आ जाएगा -P वेक्टर अपॉन 4πε0R³। K की वैल्यू हमने उठा के रख दी। तो ये वेक्टर फॉर्म में उन्होंने फॉर्मूला पूछा, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, डायरेक्शन भी पूछी है, तो माइनस साइन लगाना इंपॉर्टेंट है P के साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, R³ देखो इसमें भी आ रहा था, इसमें भी, लेकिन इसमें R² आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे भाई, ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछ लिया उन्होंने, किसका, टॉर्क का और पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस E अभी पढ़ के आए, तो PE साइन थीटा अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये होता है P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो डॉट को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, PE कोस थीटा आ जाएगा। अच्छा, माइनस साइन भी होता है, सॉरी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है और ये टॉर्क का फॉर्मूला है, तो रख दो वही उठा के। PE साइन थीटा किसमें, इसमें भी है, गलत है लेकिन ये -2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारे यहाँ। तो डायरेक्ट देखो फॉर्मूले भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, नीट का पेपर है, आसानी आते हैं क्वेश्चन। बस वो 2025 में थोड़ा उन्होंने टफ पूछ लिया था, 26 में देखते हैं क्या होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन दे सकते हैं। जो 2027 वाले बच्चे हैं, 26 वाले बच्चों का तो क्या कहें भाई, उनका तो वही है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कैसा पेपर आना। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इजी होना चाहिए पेपर, क्योंकि इस पे बहुत सारा बवाल हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी कि भाई एडवांस तक के क्वेश्चन दे दिए। चलो उनसे चीजों में नहीं जाते, क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल 90 डिग्री। देखो वर्क डन का जो, पहले बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई। डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -PE कोस थीटा करके होती है, ठीक है ना। तो वर्क डन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री, और कहां से कहां तक, डाइपोल मोमेंट P इज लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों क्या दी हुई है हमें, सेम दी हुई है। यानी कि शुरू में जो थीटा है, थीटा शुरू में कितना है भाई, 0 है,
तो यू इनिशियल, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस पी ई कोस 0 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपली कोस 0 1 होता है तो माइनस पी ई आ जाएगा। अब थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो जो यू फाइनल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कोस 90। कोस 90 0 होता है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है, माइनस डेल्टा यू। कंजर्वेटिव जो वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होता है, चेंज का नेगेटिव। तो भाई वही है, अब डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो पी ई करके आ जाएगा। तो पी ई में से 0 जाएगा तो पी ई बचे, तो वर्क डन आ जाएगा पी ई। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेना है 0 और माइनस पी ई का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो क्वेश्चन नंबर 56, इलेक्ट्रिक डाइपोल has the magnitude of its charge q and its dipole moment is p, is placed in uniform electric field, dipole moment is along the direction of field। ठीक है, the force on its potential energy are respectively। अब यार देखो, जो फोर्स होता है भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है हमारा, ये मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में। चार्ज क्यू है और डाइपोल मोमेंट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म डाइपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन। देखो अब कोई डाइपोल है तो यहाँ पे रखा है और यहाँ पे रखा है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, तो प्लस माइनस कहीं भी ले लो, मान लो यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है हमारे पास, तो प्लस क्यू पर फोर्स इधर लग रहा होगा तो उसको मैं बोलूंगा क्यू ई इधर, और माइनस क्यू पर फोर्स इधर लग रहा होगा तो वो हो जाएगा क्यू ई इधर। तो जो नेट फोर्स आएगा, ठीक है, नेट फोर्स वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। फोर्स पूछा है एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ओरिएंटेशन एक बार देख लेते हैं। डाइपोल मैग्नीट्यूड इतना है, डाइपोल मोमेंट इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हाँ भाई, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमने चार्ज का कन्फिग्रेशन सही लिया है, तो डाइपोल मोमेंट जो होगा ना, जो P होगा वो भी माइनस से प्लस की ओर होता है, तो P भी हमारा इधर है और E भी हमारा इधर ही है, E वेक्टर जो है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, U का फॉर्मूला क्या होता है, U का फॉर्मूला होता है माइनस पी ई कोस थीटा। ठीक है, थीटा बन जा भाई, तो ये हो जाएगा माइनस पी ई, और एंगल दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल दोनों के बीच में सेम हो जाएगा, तो कोस 0 कितना हो जाएगा 1। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइनस पी ई, दैट विल बी मिनिमम, क्योंकि माइनस लग के आ रहा है। अगर थीटा अपोजिट होता भाई, प्लस क्यू इधर होता माइनस क्यू इधर होता तो 180 हो जाता, और कोस 180 माइनस 1, तो तब उस केस में पोटेंशियल एनर्जी पी ई आ जाती, तो वो मैक्सिमम हो जाती। और थीटा 90 होता है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती, क्योंकि उसको तो हम रेफरेंस ही लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा भाई, मिनिमम और 0, तो 0 मिनिमम ऑप्शन नंबर 3 में है भाई। फोर्स 0, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इंटेंसिटी फील्ड एक ही बात है यहाँ पे। इट एक्सपीरियंस टॉर्क, यार फिर से वही क्वेश्चन बार बार टॉर्क वाला ही पूछ रहे हैं ये, तो ये भाई थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको आप रिवाइज करके जा सकते हो लास्ट टाइम, देखो 2023 का ही सवाल है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछा हमसे, और डाइपोल लेंथ, अरे ये तो सेम क्वेश्चन आ गया वही 2 मिली कूलम जिसका आंसर आ रहा था। हाँ, तो ये भाई पिछला क्वेश्चन ही है, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें देखो इन्होंने ऑप्शन सही करके दिया हो, मैंने बोला था ना इसका आंसर 2 मिली कूलम आए, तो वही क्वेश्चन है, डेटा वही है, सारी चीजें सेम है, इसको सोल्व नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस डिस्टेंस L पे रखे हुए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज। अब देखो कहाँ पे पूछा उन्होंने, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो कहीं पे भी पूछे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R के क्यूब के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, अगर मैं बात करूं, फिर से वही यार बार बार रिपीट करनी पड़ रही है, कोई फायदा तो है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पर होता है वो होता है KP अपॉन R क्यूब, R यानी कि डिस्टेंस है, इन्होंने कैपिटल R लिया, कोई इशू नहीं है।
और जो इक्वेटोरियल लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KP अपॉन RQ। तो कहने का मतलब है 1/RQ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं भाई वो। तो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। और ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब R ग्रेटर देन L हो। तो ये अजम्पशंस हम लेते हैं जब फॉर्मूला डिराइव करते हैं, बोर्ड की क्लासेस के लिए भी, नीट और जेई के लिए भी। तो ये फॉर्मूला हमारा तभी वैलिड होता है, वरना जो जब R अगर L के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है तो फिर हमें प्लस और माइनस की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, फिर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होता है जो कि अलग फॉर्म में आता है, वो इस वाले फॉर्म में नहीं होता, अप्रोक्सीमेशन वहां पे यूज नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ इस तरीके से है। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये डायरेक्शन है, यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, इस वाले पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, ये जो पॉइंट है, क्या मैं इस पॉइंट को मैं प्लस चार्ज ले सकता हूं। भाई ये कोई प्लस चार्ज रहा होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड जा रहा होगा। तो अब देखो इस प्लस को ये वाला प्लस रिपेल कर रहा होगा, तो इस वाले क्यू पर इधर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना, KQ1Q2/R²। और इस वाले पर इधर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना, -Q इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन जो नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं, भाई इंटरेक्शन फोर्स तो दोनों एक दूसरे पर लगाएंगे नहीं, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, +Q और -Q वाला। तो ये +Q है ना, इस वाले से कम डिस्टेंस पे है, तो ये वाला फोर्स डोमिनेट करेगा राइट वाला, और लेफ्ट वाला फोर्स थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्लस वाले का डिस्टेंस कम है। तो ये वाला फोर्स F1 और ये वाला फोर्स F2। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो किससे ज्यादा होने वाला है, F2 के मैग्नीट्यूड से। तो हमारा ये लेफ्ट में मूव करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। अच्छा, टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में, कि जब भी चार्ज को हम फ्रीली छोड़ते हैं, हम उनको रिलीज करते हैं, तो पोटेंशियल अच्छा मैंने गलत बता दिया क्या। भाई जब प्लस वाला डोमिनेट करेगा, तो F1 अगर डोमिनेट करेगा तो लेफ्ट वाला डोमिनेट कर रहा है, हाँ, टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। हाँ, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जब पॉजिटिव चार्ज को हम फ्रीली छोड़ते हैं तो रिपेल करेंगे तो दूर जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम उनको पास लेके आएंगे तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, तो वर्क डन हमें करना पड़ेगा, तो वो वर्क उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम वर्क नहीं कर रहे हैं, सिस्टम खुद अपने ऊपर वर्क कर रहा है। तो सिस्टम जब भी अपने ऊपर वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज ही करता है, ठीक है। तो 59 का ऑप्शन नंबर 3। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या है, दो मेटल के स्फेयर हैं, एक का रेडियस r है और दूसरे का 2r है। तो यहाँ पे हमने मेटल के स्फेयर्स बना लिए हैं। इस वाले का जो रेडियस है ना, छोटा वाला, उसका रेडियस हम r ले लेते हैं, और बड़े वाले का रेडियस हम यहाँ से यहाँ तक 2r ले लेते हैं। अब ये बोला जा रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा। कांटेक्ट में लाए दोनों को और फिर दोनों को अलग कर दिया, तो नया सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना है। तो देखो जब भी दो मेटेलिक स्फीयर को हम कांटेक्ट में लेके आते हैं तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो इस तरीके से होता है कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अगर मैं स्फीयर ए ले लूं और इसको मैं स्फीयर बी ले लूं, तो सबसे पहले हम चार्ज लिख लेते हैं ए और बी के ऊपर। तो ए पर जो चार्ज होने वाला है वो सिग्मा इंटू 4 पाई r² होने वाला है भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है, और इसका जो सरफेस एरिया है 4 पाई r² है। ऐसे ही अगर मैं क्यू बी लिखना चाहूं तो वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू r²। इसका जो रेडियस है बी वाले का 2r है, तो स्क्वायर करूंगा तो 4r² हो जाएगा।
तो दिस विल बिकम्स सिग्मा इंटू 16 पाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ होने वाला है। तो दोनों का चार्ज हमारे पास आ गया है। तो अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं, क्योंकि चार्ज का जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है वो यहाँ पे फॉलो होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा है, चार्ज ना तो कहीं बाहर से आ रहा है ना कहीं बाहर जा रहा है, तो चार्ज कंजर्वेशन लागू होगा। तो टोटल चार्ज यहाँ कांस्टेंट रहेगा, टोटल हो जाएगा 16 और 4 20। तो सिग्मा इंटू 20 पाई आर स्क्वायर टोटल चार्ज हमारे पास यहाँ होने वाला है। अब दोनों को जब हम कनेक्ट करेंगे ऐसे, तो कनेक्ट करने के बाद जो पोटेंशियल ऑफ ए है वो किसके बराबर होने वाला है, पोटेंशियल ऑफ बी। और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है के क्यू बाई आर, तो के इंटू चार्ज। अब देखो चार्ज की अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए जो ए वाला स्फीयर है उस पर जो नया चार्ज आ गया है वो क्यू ए डैश है, और जो बी वाला स्फीयर है उस पर जो नया चार्ज आ गया क्यू बी डैश है। अब जो क्यू बी डैश होगा ना वो टोटल चार्ज में से, यानी कि सिग्मा इंटू 20 पाई आर स्क्वायर था, इसमें से क्यू ए डैश माइनस कर, क्योंकि चार्ज का कंजर्वेशन तो लागू होना है। क्यू ए डैश इस पे ले लिया, टोटल में से घटा दिया तो इसका चार्ज आ गया। तो के क्यू ए डैश और अपॉन इसका रेडियस कितना है आर, वो किसके बराबर होगा, के क्यू बी डैश, और क्यू बी डैश यहाँ पे कितना है सिग्मा इंटू 20 पाई आर स्क्वायर माइनस क्यू ए डैश और डिवाइडेड बाई रेडियस। रेडियस कितना है भाई इसका, दूसरे वाले का 2r, तो r से r कट जाएगा और k से k। तो कहने का मतलब यहाँ से हमारे पास क्यू ए डैश आने वाला है, तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 क्यू ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा इंटू 20 पाई आर स्क्वायर माइनस क्यू ए डैश। तो क्यू ए डैश इधर आ जाएगा तो 3 क्यू ए डैश हो जाएगा, 3 को उधर भेज देंगे, तो सिग्मा इंटू 20 बाई 3 पाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ होने वाला है। तो चार्ज डेंसिटी बताओ, नई जो चार्ज डेंसिटी है, तो नई चार्ज डेंसिटी हो जाएगा भाई एरिया, सॉरी चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस एरिया कितना है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये जो क्यू ए डैश आया मैं इसको 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करना, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 5 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 बाई 3 सिग्मा। ऐसी जो क्यू बी डैश है, तो क्यू बी डैश क्या होने वाला है यहाँ पे, सिग्मा इंटू 20 पाई आर स्क्वायर में से हमें क्यू ए डैश घटाना है, यानी कि 20 में से 20 बाई 3 घटाना है, तो 20 से 60 में से 20 गया तो 40, तो ये बचेगा सिग्मा इंटू 40 बाई 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं सिग्मा बी डैश निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा इसका चार्ज क्यू बी डैश और अपॉन इसका सरफेस एरिया। भाई इसका सरफेस एरिया है 4 पाई इंटू 2 आर स्क्वायर, यानी कि ये 16 पाई आर स्क्वायर, तो इसको 16 ही लिख लेते हैं डायरेक्टली हम, 2 आर स्क्वायर को 2 आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, तो 16 पाई आर स्क्वायर। तो इसको 16 से डिवाइड करना है, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कट करूंगा तो 4 से 8 से कट कर लो, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 5 बाई 6 सिग्मा। तो एक डेंसिटी आ रही है मेरे पास 5 बाई 3 सिग्मा, एक आ रही है 5 बाई 6 सिग्मा, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। तो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें जो है एक तो हमें चार्ज का जो कंजर्वेशन है वो प्रिंसिपल फॉलो करना है, और दूसरा जब मेटेलिक वायर को कनेक्ट करते हैं तो उनका पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, तो वहां से हम चार्ज डेंसिटी दोनों के अलग अलग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भाई कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है और हमसे किसके बारे में पूछा हुआ है, चार्ज क्यू हमें दिया हुआ है, रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा है। अब हमें पता है कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर होता है, आप उसको चाहिए भले ही कितना चार्ज दे लो, सारा का सारा चार्ज उसके आउटर मोस्ट सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और हमें इसके सेंटर के बारे में पूछा, तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है, और जो पोटेंशियल होता है V सेंटर अगर मैं लिखना चाहूँ दैट विल बिकम्स के क्यू बाई इसका जो रेडियस आएगा R, इसके बराबर होता है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एंड 0, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल और कुछ नहीं है इसमें, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये मान लो होलो स्फीयर भी होता तो भी हमारा आंसर यही आता, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर होता, यूनिफॉर्मली चार्ज होता, तो उसकी तरह ही बिहेव करता है ये। क्वेश्चन नंबर 62,
टू मेटेलिक स्फीयर है, दोनों का रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक स्फीयर ये है, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। एक दूसरा स्फेरिकल सरफेस है, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। दोनों को चार्ज दे रहे हैं -1 × 5 और दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखो वही सेम कॉन्सेप्ट है, कनेक्ट करेंगे तो इसका पोटेंशियल मान लो VA है और इसका पोटेंशियल मान लो VB है। तो आफ्टर कनेक्टिंग VA किसके बराबर होने वाला है, VB के बराबर होने वाला है। दोनों का पोटेंशियल आपस में इक्वल होने वाला है भाई यहाँ पे। तो पोटेंशियल इक्वल करने से पहले हम टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों का अलग अलग चार्ज लेना होगा। तो टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं QA + B अगर बोलूं तो इस पर चार्ज है -1, इस पर चार्ज है 5। 5 में से -1 गया तो 4 × 10⁻⁻³ कूलम। अब VA बराबर VB अगर हमें करना है तो हमें A का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। तो K × QA/R इसका कितना है 1 सेंटीमीटर, और VB लिखना पड़ेगा। तो इसका अगर चार्ज हमने QA ले लिया आफ्टर कनेक्टिंग, तो इसका चार्ज QB क्या हो जाएगा भाई, टोटल चार्ज जो है ना 4 × 10⁻⁻², उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, QA माइनस करना होगा। वही सिमिलर जो पिछला जो क्वेश्चन था ना, वही कॉन्सेप्ट है पिछले से पिछला वाला। तो -QA और इसका रेडियस कितना है भाई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो KQ/R से इसको हम सोल्व करेंगे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट का कोई चक्कर है नहीं। 3 को K से KB कट जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर जाके 3QA और इधर कितना है 4 × 10⁻⁻² QA। तो ये इधर 3 इधर जाके 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो QA कितना आ रहा है भाई 10⁻⁻² कूलम आ रहा है। पूछा क्या हमसे, फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर। तो बिगर स्फीयर तो B वाला है भाई, तो B पर चार्ज हो जाएगा 4 × 10⁻⁻² -10⁻⁻²। तो 4 में से गया तो 3 × 10⁻⁻² कूलम। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दिस विल बी आवर, आ रहा हूँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो 3 × 10⁻⁻² कूलम हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 63 की तरफ। अब देखो यहाँ पे 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, रेडियस सबका ABC करके दिया हुआ है। तो ये वाला जो आउटर मोस्ट वाला स्फीयर है, इसका रेडियस हम ले लेते हैं A है, जो कि सबसे छोटा है। इससे जो बड़ा वाला रेडियस है उसको B ले लेते हैं, और जो सबसे बड़ा वाला है इसको हम C मान लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, अंदर वाले की सिग्मा, बीच वाले की -σ और आउटर मोस्ट वाले की +σ। तो देखो क्या कह रहा है, VA VB VC डिनोट्स द पोटेंशियल। तो सबसे पहले अगर मैं VA लिखना चाहूँ तो VA लिखा जाएगा तीनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा सेंटर के ऊपर, सॉरी A वाले जो स्फीयर है उसके ऊपर। तो सिग्मा की वजह से पोटेंशियल होगा KQ/, देखो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है बता देता हूँ एक बार सिग्मा के टर्म्स में। अगर ये कोई स्फीयर है, रेडियस R है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, KQ/R के बराबर होता है। तो ये होता है Q यानी कि टोटल चार्ज होता है सिग्मा × टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², पहले भी पढ़ चुके हैं इसको R। तो R से R कट जाएगा, तो सिग्मा की टर्म्स में अगर मैं आंसर लिखूं तो K × सिग्मा × 4πr करके होता है। तो VA का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा K × सिग्मा × 4πA, यानी कि जो ये वाला स्फीयर है ना A रेडियस वाला, इसकी वजह से तो ये होगा, B वाले की वजह से होगा -K × सिग्मा × 4πB, क्योंकि उसके चार्ज डेंसिटी -σ है। और C वाले की वजह से होगा क्या नाम है, K × सिग्मा × 4π, और उसका रेडियस कितना है C। सिमिलरली अगर मैं B का पोटेंशियल लिखूं तो B वाले का देखो जो पोटेंशियल होगा वो सिग्मा और -σ की वजह से तो सेम रेडियस वाला होगा, क्योंकि सिग्मा इसके अंदर रखा हुआ है, तो इसको हम बाहर ही मान लेते हैं। तो सिग्मा और -σ को कैंसिल आउट करेंगे, 0 आ जाएगा। तो B पर जो पोटेंशियल होगा वो केवल C वाले की वजह से होगा, और उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हमें पता है K × सिग्मा × 4π। अच्छा, अब हम जो रेडियस है वो किसका लेंगे, हम C वाले का रेडियस लेंगे, क्योंकि इसमें देखो हमने सबका रेडियस अलग अलग लिया था।
अब ये बीच वाले पे आ गए तो ए और बी वाले का रेडियस हम सिमिलर लेते हैं और सी वाले का अलग लेते हैं, तो ये हो जाएगा k इंटू सिग्मा इंटू 4πc यहाँ पे होने वाला है एग्जैक्टली। तो ये VB हो जाएगा। अगर मैं VC की यहाँ पे बात करूं तो वही VC के लिए भी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो रेडियस यहाँ पे हम फिर से ले लेंगे k इंटू सिग्मा इंटू 4π इंटू सी, सिग्मा और माइनस सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C वाले की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो VB और VC तो हमें बराबर हैं, दिख ही रहे हैं किसी भी कंडीशन में, C चाहे कुछ भी हो, AB या C के बीच में रिलेशन कुछ भी हो, तो VB इज ऑलवेज इक्वल टू VC। दूसरा VA की अगर मैं बात करूं तो VA में अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे K इंटू सिग्मा इंटू 4π, अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचेगा A माइनस B प्लस C। अब C की वैल्यू रख दो K सिग्मा 4π, तो A माइनस B और C की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है A प्लस B, तो यहाँ पे B से B कट जाएगा तो 2A आ जाए, तो K इंटू सिग्मा इंटू 4π इंटू 2A विच इज नॉट इक्वल टू VB एंड VC। तो VB VC तो बराबर है लेकिन जो VA है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दिस विल बी आवर राइट आंसर। अच्छा, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 की, सम चार्ज गिवन टू कंडक्टर पोटेंशियल। देखो कंडक्टर को जब भी हम चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल तो भाई सेम ही रहता है थ्रू आउट द कंडक्टर, क्योंकि वो कंडक्टिंग बॉडी है तो चार्ज उसमें मूव कर सकते हैं, तो सारा का सारा चार्ज हमारा आउटर सरफेस पे आ जाता है, और अंदर जो कंडक्टर अगर हमारा सॉलिड है तो उसमें पोटेंशियल होता है वो सेम ही रहता है कंडक्टर के ऊपर। सिंपल सा क्वेश्चन है। 65 रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है, अगर रेडियस का रेशियो R1 R2 है, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मेटेलिक वायर से कनेक्ट किया है। तो देखो दो स्फीयर अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, दोनों का रेडियस अलग अलग ले, वाइट इंक ले लेते, एक स्फीयर ये ले लिया, इसका रेडियस हमने कितना लिया भाई R1, एक दूसरा स्फीयर ये ले लिया, इसका रेडियस हमने कितना लिया R2, और दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सपोज इसकी सिग्मा 1 है और इसकी कितनी सिग्मा 2 है। अब दोनों को भैया कनेक्ट कर दो, तो दोनों को कनेक्ट करेंगे तो 1 का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। 1 का पोटेंशियल क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था K इंटू सिग्मा 1 इंटू 4π R1 किसके बराबर हो जाएगा K इंटू सिग्मा 2 इंटू 4π R2। ठीक है, मेटेलिक स्फीयर की वजह से हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, यही होता है सिग्मा की टर्म्स में। 4π K से 4π K कट जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 अगर निकालना चाहूँ तो दैट विल बिकम्स R2 बाई R1। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज 220 वोल्ट। अब देखो छोटी छोटी बॉल्स हैं, मान लो जो पहली बॉल है, छोटी वाली जो बॉल है उसका रेडियस सपोज कितना है भाई R है, और उसका पोटेंशियल हमें कितना दिया हुआ है भाई 220 वोल्ट हमें दिया हुआ है, और उसका चार्ज हम सपोज कितना मान लेते हैं Q मान लेते हैं, दिया नहीं स्मॉल Q मान लेते हैं। अब इन सबको मिला के एक बड़ी बॉल अगर मैं बना रहा हूँ तो उसका रेडियस हम कैपिटल R ले लेते हैं, उसका चार्ज हम टोटल Q ले लेते हैं, और पोटेंशियल V डैश हमें निकालना है। और ऐसी हमें टोटल कितनी बॉल्स लेनी है, ऐसी हमें 27 बॉल्स लेनी है छोटी वाली। तो देखो एक अगर बॉल की मैं बात करूं, इस वाली बॉल की बात करूं केवल मैं, इसको हटा देते हैं इससे कंफ्यूज ना होता कि आप लोग समझाने के लिए था। सिंगल बॉल की बात करूं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई KQ बाई R के बराबर होता है, तो Q यहाँ से क्या आ जाएगा VR बाई K। ठीक है, तो एक बॉल का जो चार्ज है वो आ जाएगा 220 गुणा R बाई K। तो बताओ 27 बॉल का चार्ज क्या हो जाएगा, 27 बॉल का चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q या फिर 27Q। तो अगर 27 इंटू Q की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो किसके बराबर आने वाली है यहाँ पे, ये आने वाली है 220 गुणा R गुणा 27 डिवाइडेड बाई K, और यही हमारा टोटल चार्ज Q होगा। ये जो Q है ना, ये टोटल चार्ज 27Q के बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहाँ फॉलो हो रहा है। टोटल चार्ज ना तो सिस्टम में कहीं बाहर से आया है ना सिस्टम से बाहर गया है,
दूसरा एक कंजर्वेशन प्रिंसिपल इसमें होगा वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, सेम है, वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। तो जो 27 बॉल का वॉल्यूम है, 27 स्फेरिकल ड्रॉप का वॉल्यूम है, 27 गुणा 4/3 पाई r के 3, वो किसके बराबर होगा? जो अकेली जो बड़ी बॉल है उसके वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि 27 से मिलकर एक बड़ी बॉल बनी। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, 27 r³ को लिख सकता हूं मैं 3r की पावर होल क्यूब, और ये हो जाएगा r³। पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r की वैल्यू यहाँ पे 3r आ जाएगी। इनकी जो बड़े वाली बॉल की रेडियस है वो छोटी वाली से 3 टाइम्स है। तो इसको अपन अब v डैश निकाल लेते हैं, सारी चीजें हमारे पास आ गई है। तो v डैश आ जाएगा k इंटू, भाई ये जो है ना, जो बड़ी बॉल है इसका चार्ज है हमारे पास q, और इसका जो रेडियस है वो हमने r लिया हुआ है, तो सबकी वैल्यू उठा के रख देते हैं, k को k ही रहने देते हैं। q टोटल चार्ज हमारे पास ये आया था 220 गुणा r गुणा 27 और डिवाइडेड बाई k, ठीक है, ये वाला k, और साथ में r चल रहा है, और कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3r। k से k कट जाएगा, r से r कट जाएगा, 3 से अगर काटू 27 को तो 9 बार कटेगा, तो 220 गुणा 9, तो 220 को जब 9 से गुणा करूंगा 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, 1980 वोल्ट आ रहा है। जो नई बॉल का जो पोटेंशियल है वो 980 वोल्ट आ रहा है। बैटरी इज रनिंग लो। हाँ, तो चलो हमारा वीडियो भी शूट हो गया है, और ये सॉल्यूशन हमने कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस के, PYQ जो भी थे 36, 38 ईयर्स जो भी आप इनको बोलना चाहो। तो अगली वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ कैपेसिटर या करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपको मिलेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद आप लोगों का।